वेलकम बैक टू द टेक्नो फार्मेसी। तो एक बार फिर से टेक्नो फार्मेसी के प्लेटफॉर्म में जो वीडियो है वो ट्रिक्स वाला आ चुका है। तो यहाँ पर जैसा कि आप थंबनेल में देख कर आ चुके हैं कि आपके फिंगर टिप्स पर ये जो शेड्यूल्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो बेसिकली ये टॉपिक लाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, स्पेशली ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम में, ये जो इसका जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए आराम से मिल जाएंगे। बेसिकली ये जो पार्ट है वो जूरिस्प्रूडेंस का जो है वो पार्ट है। और जूरिस्प्रूडेंस जैसा कि पीसीआई के सिलेबस के हिसाब से बी फॉर्म का 5th सेम का टॉपिक है। तो आप यहाँ पर बी फॉर्म वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हम आज का टॉपिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 लेकर आए हैं, तो इसका जो रूल्स है वो 1945 पे आया था। तो बेसिकली शेड्यूल में दो आपके शेड्यूल्स आते हैं, एक्ट के अंदर 2 शेड्यूल्स आते हैं और बाकी के शेड्यूल जो होते हैं वो रूल्स में आते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम ट्रिक्स के साथ काम करेंगे, तो यहाँ पर हम ट्रिक के साथ अपनी जो टीचिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल जो होता है, लिस्ट ऑफ ऑथोरेटिव बुक्स अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा यूनानी सिस्टम। तो जो कि ऑथोरिटी बुक जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ऑथोरिटी बुक होता है वो किसी भी एक जो सिस्टम होता है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो भी है, तो उसका होता है। तो अपन उसको ऑथोरिटी बुक कहते हैं। लाइक अपन जो फार्मास्यूटिकल के लिए है तो अपन फार्माकोपिया कहते हैं ना, तो फार्माकोपिया कह सकते हैं। और तो उसी हिसाब से आयुर्वेदिक का भी चरक संहिता वगैरह होती है, ऑथोरिटी बुक्स होती हैं। तो उसके लिए जो लिस्ट है वो किसके अंडर में आता है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में आता है। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट है, इसको आप याद कैसे कर सकते हो कि क्योंकि बहुत सारे शेड्यूल हैं तो आपका उसमें मिस हो जाएगा। स्पेशली जो एक्ट और रूल्स के शेड्यूल हैं, जो फर्स्ट शेड्यूल इस पे भी है, फर्स्ट शेड्यूल उस पे भी है, लेकिन आपको वहाँ पर अंतर समझना होगा। तो आप पेशेंसली इस चीज़ को देखें। मैं आपको ट्रिक सारी बता देता हूँ, आपके फिंगर्स में सारी चीज़ें रट जाएंगी। ठीक है। तो जैसा कि लिस्ट ऑफ ऑथोरेटिव बुक्स अंडर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हो इससे कि लैब, फर्स्ट लैब, क्योंकि फर्स्ट है ना, तो जो लैब है, फर्स्ट लैब कहाँ खुली थी, जो फर्स्ट लैब है वो खुली थी यूएसए पे। ठीक है। यूएसए, यूएसए। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं कि फर्स्ट लैब जो होती है वो कहाँ पर खुली हुई थी, यूएसए पे। ओके। तो एल फॉर होता है लिस्ट ऑफ ऑथोरेटिव बुक अंडर यूनानी, सिद्धा एंड आयुर्वेदा। ओके। तो ये बहुत ज़्यादा सरल हो गया कि फर्स्ट सेल्यूल जो फर्स्ट लैब थी वो कहाँ पर खुली हुई थी, यूएसए पे खुली हुई थी। ठीक है। तो अब आती है बात कि शेड्यूल सेकंड की अगर बात करें, तो स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड विद बाय इंपोर्टेड ड्रग्स एंड बाय इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक्ड और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो सेकंड शेड्यूल होता है वो इंपोर्ट के जितने भी रूल्स होते हैं, जो ड्रग अगर हम किसी भी ड्रग को अपन जो सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर हमने वो इंपोर्ट के अंदर में आते हैं, हमने उसको इंपोर्ट किया है, फिर हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है, सोल्ड किया है, जो भी स्टॉक किया है या फिर उसका एग्जीबिशन किया है, कुछ भी किया है, लेकिन वो इंपोर्टेड ड्रग है, तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो शेड्यूल सेकंड के अंदर आते हैं ना। तो शेड्यूल सेकंड के अंदर, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, तो इसको आप याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि शेड्यूल सेकंड जो होता है, ठीक है, शेड्यूल सेकंड जो होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पर कि शेड्यूल सेकंड जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे इम्पोर्टेंट से आप समझ सकते हो कि ये इम्पोर्ट की बात हो रही है। ओके। सो शेड्यूल सेकंड इज फॉर द इम्पोर्टेंट। तो मैं ये आशा करता हूँ कि शेड्यूल टू द एक्ट की आप दोनों शेड्यूल याद कर चुके हैं। फर्स्ट शेड्यूल इज फॉर द लैब, फर्स्ट लैब इज ओपन इन यूएसए, एंड सेकंड शेड्यूल पे आप क्या देखेंगे कि सेकंड शेड्यूल जो होता है वो अपना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड पर अपन चलते हैं। मैं ये नोट्स आपको दे दूंगा, टेलीग्राम का चैनल है हमारा टेक्नो फार्मेसी का, मैं जो अपना डिस्क्रिप्शन है उस पर भी लिंक कर दूंगा। आप इस जो फाइल है इसको आप पढ़ सकते हो। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो शेड्यूल टू द रूल्स 1945, जैसा कि मैंने शुरुआत पे ही बताया था कि इस पे दो ईयर्स हैं। पहला तो इसके एक्ट है वो 1940 पे आए थे और रूल्स इसका 1945 पे आया था। तो जो इस पे जो रूल्स हैं उसके शेड्यूल ज़्यादा हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ए की बात कर लेते हैं। शेड्यूल ए, परफॉर्मर फॉर फॉर्म नंबर 1 to 50 एप्लीकेशन इशू रिन्यूअल एटसेट्रा। तो जैसा कि अगर हम किसी चीज़ का किसी भी ड्रग का जो अपन वो लेने जाते हैं रिन्यूअल
अप्रूवल लेने जाते हैं, सॉरी। तो उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं, फिर उस पे अपन जो बाद में कोई अगर कोई लाइसेंस है उसको रिन्यू करवाना हो या तो फिर लाइसेंस इशू करवाना हो, तो उसके लिए जितने भी एप्लीकेशन हैं उसके जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो शेड्यूल ए पे आते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी, तो इसका शेड्यूल ए को आप कैसे समझ सकते हैं? शेड्यूल ए इज फॉर द एप्लीकेशन। तो आपका जो ए है वही डिनोट कर रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन को। तो जहाँ कहीं भी आप क्वेश्चन में एप्लीकेशन देखते हैं, आप शेड्यूल ए पे आप टिक कर सकते हैं, ओके। सो शेड्यूल बी की बात करते हैं, रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सीडीएल और गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो यहाँ पर फीस की बात होती है। तो बेसिकली जैसा कि पहले मान लीजिए आप किसी की शॉप किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाते हो, कोई भी काम करवाते हो, तो वहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया? ए फॉर एप्लीकेशन दे दिया। फिर अब एप्लीकेशन दी, आपका काम हुआ, फिर आप क्या करोगे वहाँ पर? आप करोगे उसका बिल पेमेंट। तो बिल पेमेंट करने के लिए शेड्यूल बी पर जाओगे। तो शेड्यूल बी पर जाने के लिए आपको कहाँ? सीडीएल मतलब कि सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी या तो फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट में जो आपने टेस्ट करवाए उसके लिए जो फीस है उसका जो लिस्ट है वो कहाँ पर आता है? शेड्यूल बी के अंदर आता है, ओके। तो बी फॉर, आप यहाँ पे एबीसीडी पढ़ सकते हैं। वैसे तो आपने पढ़ी होगी एलकेजी में, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि अभी काम आ रहा है। तो ये बी इज फॉर द बिल एंड ए इज फॉर द एप्लीकेशन, ओके। ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने जो नोट्स है उस पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो शेड्यूल सी की अपन बात कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ट्रिक्स, और मे बी थोड़ा सा मतलब अप्रोप्रिएट होगी ट्रिक। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको एकदम से अजीब टाइप की लगे। तो शेड्यूल सी की बात कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स अप्लीकेबल टू द स्पेशल प्रोविजन, सीरा, वैक्सीन, पेनिसिलिन एक्सेट्रा। तो बेसिकली यहाँ पर दो शेड्यूल है, एक अपन का शेड्यूल सी है और एक अपन का शेड्यूल शी 1 है, ठीक है। तो बेसिकली जो वैक्सीन सीरा होती हैं ये बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है ना। जैसा कि आप थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा आपको कि बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं। बेसिकली जिनका ओरिजिन जो होता है वो बायोलॉजिकल्स होते हैं, ठीक है ना, बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, जैसे कि टिश्यूज या तो ब्लड या तो किसी भी एनिमल्स का, ठीक है ना, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले में क्या अंतर है? सी में अंतर है कि इंजेक्टेबल होता है इसी, और C1 में क्या अंतर है कि ये नॉन नॉन इंजेक्टेबल होता है, नॉन पेरेंटल होता है, नॉन इंजेक्टेबल होता है। और बेसिकली और दो में से एक और अंतर होता है। पहले तो हम ट्रिक बता देते हैं जिससे आप सी शेड्यूल को आप लर्न कर सको। तो यहाँ पर CBI, CBI से आप लर्न कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो CBI क्या होती है, CBI तो रेट सुना ही होगा। CBI इज अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आता है, जिसके चलते आपको सी से क्या याद आता है आपको? बायोलॉजिकल्स एंड इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, CBC फॉर CBI होता है। इस पे आप बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब बात आती है कि C1 में क्या अंतर है। तो बेसिकली ये जो सी का जो आई होता है ना आपका, ये आई, तो आई को आप लगा दो यहाँ पर, ठीक है। आप आई को यहाँ पे लगा दो, और आई को लगाने के बाद आप यहाँ पर कर सकते हो बी। बी आपका बच गया। तो मतलब कि C1 जो होता है वो बी इज फॉर द बायोलॉजिकल्स के लिए है, ठीक है। C1 इज फॉर द बायोलॉजिकल्स, और यहाँ पे आई यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर इसका आई नीचे आ जाएगा, आई मतलब 1, ओके। तो होप सो सी और C1 आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये स्लाइड पूरी दे दूंगा, पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो हमारे चैनल अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो देखिए हम इसमें ट्राई करते हैं थोड़ा और इसी तरीके से कंटेंट लाने के लिए। सो आप सपोर्ट करिए गाइस। सो अब हम आ गए हैं अपने शेड्यूल डी पर। तो शेड्यूल डी की अगर बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट, है ना। तो प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट इसका मतलब ये होता है गाइस कि जो इंपोर्ट का जितने भी प्रोविजंस होते हैं तो उसमें से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन पे जो गवर्नमेंट है वो एग्जेप्शन देती है, मतलब छूट देती है। उन रूल्स को फॉलो अप ना करो, है ना, छूट जिसको कहते हैं, फॉलो अप नहीं करने का कोई मतलब नहीं होता है, लाइक एग्जेप्शन, माफ कर दिया जाता है उस रूल से। तो अपन इसको समझ कैसे सकते हैं? सो पहले मेरा मार्कर मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर जो डी है, डी इज फॉर दी, जैसे कि आपके कॉलेज का एक डीन होता है ना। डीन क्या होता है? जैसे आपको किसी भी कॉलेज का जो डीन है वो अगर बहुत अच्छा हुआ है ना, तो जो शैतान बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि डीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है। मतलब कि जो हमारे जो एग्जेप्शंस हैं, एग्जेप्शंस कौन करता है? डीन करता है, ओके, पूरे कॉलेज में। तो यहाँ पर जो डीन होता है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है
इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे जो रूल्स हैं उसको हम एक्सेप्ट कर देता है। ओके, एक्सेप्ट कर देता है मतलब माफ कर देता है। ओके, यहाँ पर इवन की हम बात करते हैं। सो होप सो डी आपको समझ में आ गया होगा। इसका ट्रिक यही है कि डीन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वो एक्सेप्शन करता है। इंपॉर्टेंट से इम्पोर्ट आप लिख लेंगे, है ना। तो इवन की बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। तो ई जो होता है शेड्यूल वो एग्जेप्ट कर वो रिमूव कर दिया गया है। ओके, लेकिन इवन का मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंदर देखो, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी जो होता है उस पे जो पॉइजनस सब्सटेंस पाए जाते हैं जो जो उसके अंदर आते हैं, उनकी जो लिस्ट है वो किस शेड्यूल के अंदर तैयार की जाती है, ईवन के थ्रू तैयार की जाती है। ओके, सो इसको लर्न कैसे करना है कि जो ईवन होता है, ईवन जो होता है वो इम्परर से रिलेटेड आप कर लो। ठीक है, इम्परर मतलब जो आपके राजा वाजा होते हैं ना, तो इम्परर, तो इम्परर क्या हो रहा है यहाँ पर, इम्परर ने जहर खा लिया। ओके, सो ट्रिक यही है कि इम्परर टेक्स द पॉइजनस सब्सटेंस। तो कहीं भी अगर पॉइजनस सब्सटेंस आपको दिखता है और ऑप्शन में आपको इवन दिखता है, तो आप सीधा याद करना कि इम्परर ने पॉइजनस सब्सटेंस लिया था और निपट गया था। तो पॉइजनस सब्सटेंस किसका, यूएसए का, यूएसए से मंगाया हुआ, यूनानी सिद्धा एंड आयुर्वेदा, जैसे कि हमने पिछली ट्रिक में पढ़ा था। ओके, सो यहाँ पर अब बात करते हैं किसकी, जो आपका एफ शेड्यूल है, प्रोविजन एप्लीकेबल टू द ब्लड बैंक। प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द ब्लड बैंक, जो भी प्रोविजंस हैं ब्लड बैंक से रिलेटेड, ओके, उसके रख रखाव से, उसका आना जाना, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें होती हैं वो शेड्यूल एफ के अंदर में आती हैं। तो शेड्यूल एफ के अंदर अब कैसे आप इसको लर्न कर सकते हो, तो आप इसको लर्न कर सकते हो लाइक कि फैजान, एफ फॉर फैजान, फैजान का खुद का ब्लड बैंक है, तो आप इसको याद कर सकते हो, फैजान का खुद का ब्लड बैंक है। सो फैज़ान नाम के जितने भी लड़के हैं वो खुश हो जाएंगे बिकॉज मेरी वीडियो में नाम आ चुका है उनका। सो फैज़ान का क्या है, अब ब्लड बैंक है। ओके, अब फैज़ान जी का ब्लड बैंक हो गया है, तो आप इससे लर्न कर सकते हो कि जो शेड्यूल एफ है वो किस लिए है, ब्लड बैंक के लिए। अब फैज़ान के भी पार्ट हैं। ओके, एफ के भी पार्ट हैं, जैसे कि एफ वन, एफ टू, एफ थ्री। तो एफ वन, एफ टू, एफ थ्री को कैसे आप याद कर सकते हो, तो जैसे कि फैजान एफ वन, एफ वन, वन से आप ऐसा नहीं साउंड हो रहा है लाइक वन, शन। ओके, वन से कैसा साउंड हो रहा है, वन से आपको साउंड हो रहा है सन, है ना। तो फैजान का सन जो होता है वो क्या है, फैजान खुद भी ब्लड बैंक रख रहा है और सन जो होता है वो भी वेटनरी डॉक्टर है। ओके, जो फैजान का सन जो होता है वो वेटनरी डॉक्टर है, तो आप एफ वन जो होता है वो वेटनरी से आप रिलेटेड रख सकते हो, है ना। Special provision applicable to the biological and special products, example bacterial and viral vaccines, syrup from living animals, veterinary। so यहाँ पर जो biologics product हैं वो जो animal origin के हैं, है ना, जिनका जो बैक्टीरिया, वायरल वैक्सीन, सीरा, ये सबसे रिलेटेड होते हैं, तो वेटनरी से रिलेटेड जो होता है, जो कि वेटनरी से मतलब एनिमल, लिविंग एनिमल से प्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए भी जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, एफ वन के अंदर आते हैं। अब F2 की बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो F2, F2 का मतलब होता है लाइक टू इज साउंड लाइक शू। ओके, सो टू जो होता है वो किस तरीके से साउंड करता है, टू साउंड करता है शू की तरह। तो यहाँ पे शू, अब शू क्यों बता रहा हूँ मैं, शू जस्ट फॉर ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, शूज फॉर द ट्रिक। तो शूज में क्या होता है, बेसिकली शूज किस लिए, कब हम पहनते हैं, जब हम ड्रेसअप करते हैं अपने आप को, है ना, तो ड्रेसअप करते हैं, तो इस कारण से हमने शूज का नाम लिया है। तो टू शू, टू शू, सो यहाँ पर सर्जिकल ड्रेसिंग्स की बात हो रही है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स की चलिए बात कर लेते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स होता क्या है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स वही जो आपका पट्टी वट्टी करते हैं ना, उसको सर्जिकल ड्रेसिंग्स कहते हैं। नाउ एफ थ्री क्या होता है, एफ थ्री होता है स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप। अब F3 को कैसे याद करते हो कि एम्बिलिकल टेप कैसे होगा, सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना, बिकॉज सारी चीज़ों के लिए अलग अलग ट्रिक है। जैसे फैजान के पास क्या था, ब्लड बैंक था। F1, वन का मतलब सन से साउंड हो रहा था, तो सन क्या कर रहा था, उसका सन क्या है, उसका उसका वेटनरी डॉक्टर है ना। और जो F2 जो होता है वो किसका F2 का साउंड कैसे होता है, टू इज फॉर द शूज, शूज फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के लिए होता है यूज शूज। एंड F3 क्या होता है, F3, थ्री जो होता है वो ट्री के से लाइक साउंड करता है ना, सो ट्री के लाइक साउंड करता है F3। तो F3 यहाँ पर ट्री, ट्री जो होता है, ट्री से आप टेप याद कर सकते हो, है ना। F3, थ्री टेप, टी फॉर ट्री, ट्री एंड टेप, ट्री टेप एक जैसा, ठीक है।
सो आप यहाँ पर जब थोड़ा सा ट्रिक का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ट्रिक के लिए भी क्या होता है बेसिकली गाइस, कि हम लोग बोलते हैं कि ट्रिक 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 ट्रिक, लेकिन ट्रिक को भी अच्छे तरीके से समझना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो ट्रिक काम आती है। वरना तो पेपर में क्या होता है कि ट्रिक ट्रिक याद रहती है, बाकी भूल जाता है। तो ऐसे गलती आप मत करिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बढ़ क्यों नहीं रही है, देखते हैं। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है एफ एफ शेड्यूल। जैसे कि हमने F1 F2 F3 के बारे में पढ़ा था, अब उसी हिसाब से FF भी पढ़ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो FF से सीधा सा फार्मूला ये है कि फूफा जी की आंखें डिस्टर्ब हैं, उनको ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है ना। फूफा जी को वैसे ऑप्थेल्मिक का इस कारण से भी देख सकते हो आपकी, जैसे कहीं भी अगर शादी फंक्शन होते हैं ना, तो सबसे पहले फूफा जी की ड्यूटी लगती है किचन्स में। किचन में लाइक जहाँ पर खाना बनता है लोगों के लिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, देख रेख का काम करते हैं, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप ऑप्थेल्मिक का यूज़ कर सकते हैं ना। सो ट्रिक को ट्रिक की तरह ही लीजिएगा, फूफा जी को मत बता दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक का हो गया। नाउ अब लिस्ट ऑफ जी की बात कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड लेबल्ड अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन, एंटीहिस्टामिन एटसेट्रा। तो यहाँ पर जी में ऐसी ड्रग्स आती हैं बेसिकली जिसपे जो कि अंडर मेडिकल सुपरविजन दी जाती है। मतलब अगर उस ड्रग को आप देते हो तो आपका जो देख रेख है वो ज़रूरी हो जाता है, सुपरविजन ज़रूरी हो जाता है, और उसी हिसाब से उसको लेबल्ड किया जाता है। ओके, तो ऐसा कह सकते हो कि इसमें मेन जो आपको पकड़ने वाला पॉइंट क्या है कि मेडिकल सुपरविजन है ना। तो ऐसी ड्रग्स जिसको मेडिकल सुपरविजन के अंदर दिया जाता है। तो ऐसा समझ सकते हो कि जो गांधी परिवार होते हैं, गांधी परिवार वेरी रिच एंड रिच होती है, मतलब रिच फैमिली है गांधी फैमिली, तो पहले से ही है। तो वो लोग जब कहीं पर इलाज करवाने जाते हैं तो वो अपना जो डॉक्टर है, वो उनका जो डॉक्टर है वो हमेशा उनको सुपरवाइज करता रहता है, कि देख रेख करता रहता है, उनके मेडिकल हेल्थ चेकअप्स करता रहता है बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड तरीके से। तो जैसे बड़े आदमी करते हैं, तो यहाँ पर मेडिकल सुपरविजन वर्ड उनके लिए यूज़ हो रहा है ना। तो गांधी जी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अंडर मेडिकल सुपरविजन है ना। अब हिस्टामिन की बात कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपीज। आरएमपीज का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको हम तभी बेच सकते हैं रिटेल पे, या तो बेच सकते हैं मतलब रिटेल पे, जब हमको हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होगा किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर का, है ना। तो एच शेड्यूल की ड्रग, जितनी भी ड्रग इस समय बिक रही मार्केट में, तो उसमें ज़्यादातर तो एच शेड्यूल की ड्रग है, और अपन डायरेक्टली ले भी लेते हैं, लेकिन ऐसा तरीका गलत है शोल्ड करने का। तो अब इसको याद कैसे करेंगे कि आरएमपीज मतलब डॉक्टर, डॉक्टर से बिना पूछे तो लेना नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं हमको कि जो ड्रग है वो हमेशा आरएमपी से पूछ के लेना है। हमेशा का जो कॉन्सेप्ट है वो एच से है, ठीक है। हमेशा आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए, हमेशा, एच फॉर हमेशा। तो हमेशा से हमेशा आरएमपी का से पूछ के लेना चाहिए वो ड्रग को। तो एस शेड्यूल आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। जी शेड्यूल आप लर्न कर सकते हो कि जो गांधी जी के जो परिवार हैं वो मेडिकल सुपरविजन लेते रहते हैं, और एफ एफ फूफा जी जो होता है वो देखने का काम होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का। नाउ अब शेड्यूल जे की बात कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ डिजीज एंड अलाइनमेंट ailments दैट ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर। ठीक है, मतलब ये ऐसी लिस्ट ऑफ डिजीज है जिसको कह सकते हैं कि उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बना हुआ है। डिजीज है या फिर ड्रग समझ लीजिए जो कि क्लेम नहीं कर सकती कि हम वो चीज़ें ठीक कर लेंगे। ऐसी डिजीज होती हैं, ऐसी डिजीज की जो लिस्ट होती है। लाइक अगर कैंसर है, तो कैंसर अगर कोई भी ड्रग है वो ये नहीं बोल सकती है कि कैंसर हम ठीक कर देंगे। या तो फिर एड्स हो गया, या तो कंट्रैक्ट हो गया, डायबिटीज हो गई, कोई भी ड्रग नहीं कह सकती कि मैं उसको परमानेंटली क्योर कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर उसने क्योर किया तो वो शेड्यूल जे के अंदर आ जाएगा। ओके, मतलब जो उसमें जो पनिशमेंट है वो होगी। तो बेसिकली इसको याद कैसे कर सकते हैं कि जो भी ऐसा क्लेम किया वो तो जेल में गया, है ना। सीधा इस तरीके से जो भी क्लेम किया वो जेल में गया। तो ऐसी ड्रग, ऐसी डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जिस पे अगर किसी ने ड्रग ने क्लेम किया, वो जो उसका जो ओनर है वो जेल में जाएगा। सीधी बात इतनी सी है। तो जे शेड्यूल आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके, के के इज फॉर द लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर exempted फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर।
ओके, मतलब जो जैसा कि हमने पहले किसका प्रोविजन पढ़ा था जिसमें एक्सेप्शन हुआ था, इंपोर्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोविजंस है उसमें एक्सेप्शन के लिए। ओके, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक यही है कि कल से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, है ना। तो के शेड्यूल दिखे तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी दिख जाए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, आप टिक मार देना। ओके, तो के शेड्यूल इज फॉर द एग्जेप्शन ऑफ रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर। ओके, तो कल से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। नाउ शेड्यूल एम की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल एम में क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, जीएमपी रिक्वायरमेंट्स, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली ये जो जी है ना, जी जो होता है वो सॉरी एम, एम जो होता है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, जीएमपी से, जीएमपी से रिलेटेड होता है। तो जीएमपी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जीएमपी के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक बिल्डिंग्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, पानी से ड्रेनेज से रिलेटेड रॉ मटेरियल, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें जो होती हैं जीएमपी के अंदर ही आती हैं, जीएमपी फॉलोअप होती है। तो यहाँ पर एम फॉर दी जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, फिर चाहे उसमें प्रीमाइसेस ले लो, प्लांट ले लो, इक्विपमेंट ले लो, सारी चीज़ें उसी के अंदर आती हैं। ओके, तो अब हम जो एम है उसके थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे एम के पार्ट देख लेते हैं। M1 रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। बेसिकली जैसा कि एम शेड्यूल किसके रिलेटेड था, जीएमपी से रिलेटेड, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स पर बात होंगी एम में। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स पर कैसे बात होंगी कि हमें क्या चाहिए, कौन सी कैसी बिल्डिंग चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या कौन सी चीज़ें मेडिकल डिवाइसेस के लिए चाहिए, कौन सी चीज़ें कॉस्मेटिक्स के लिए चाहिए, जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन बना रहे हैं तो उस पर हमें क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरतें हैं वो हमें पूरा करनी पड़ेगी, जिसके तब हमें जो जीएमपी का जो एक सर्टिफिकेशन है वो मिलेगा। तो जीएमपी का सर्टिफिकेशन बेसिकली इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि अगर आप किसी भी ड्रग को अप्रूव अप्रूव करवाने जाओ या तो फिर मार्केटिंग करने के लिए जाओ तो आपको जो जीएलपी जीएमपी ये सारी चीज़ें फॉलोअप होनी चाहिए। तो इसके लिए शेड्यूल बनाया गया है, M1 M2 M3 जो शेड्यूल है वो जीएमपी के लिए है। तो सबसे इसमें जो मेन आपको याद करने वाली चीज़ें ये है कि आपको M1 देखना है, ठीक है, और होम्योपैथिक, एंड M2 इज फॉर द कॉस्मेटिक। ठीक है, तो M1 इज फॉर द होम्योपैथिक, कॉस्मेटिक्स दो, एंड तीसरा क्या है, मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप बस इसको आप इतना लिख लीजिए, M1 इज फॉर द होम्योपैथिक, M2 इज फॉर द कॉस्मेटिक्स, एंड M3 इज फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो देखिए अब शेड्यूल एन की बात कर लेते हैं। तो एन का मतलब सीधा आप ये लाइन को आप पकड़ लीजिए कि एन के बिना फार्मेसी नहीं चलनी है ना। तो ये लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स टू रन अ फार्मेसी, मतलब कि ये जो फार्मेसी को रन करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी लिस्ट होती है इसमें। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि एन शेड्यूल के बिना फार्मेसी नहीं रन हो सकती है। ओ की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड एग्जांपल है फिनॉल, H2O2 एंड अल्कोहल। ये डिसइंफेक्टेंट पर बात करता है। तो बेसिकली ओ को आप कैसे याद कर सकते हो कि जैसे आपका कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस, तो उस समय पे क्या होता था, अपन डिसइंफेक्टेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह। तो जो डिसइंफेक्टेंट है वो कैसे रिलेटेड है कि कहते थे कि जब भी बाहर निकलो सैनिटाइजर लेके निकलो, है ना, मतलब डिसइंफेक्टेंट लेकर निकलो। तो ओ फॉर क्या कर सकते हो आप, ओ फॉर आउट ले लो, ओ फॉर आउट। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट जब भी बाहर जाना है तो, जब भी आउट जाना है तो आपको डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आपको लेके जाना है। ओके, अब बात आती है पी की। तो पी से डायरेक्टली आप पीरियड ले लो, लाइफ पीरियड, लाइफ एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग पर जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारी चीज़ें पी शेड्यूल के अंदर आती हैं। तो पी इज फॉर दी, आपका हो जाएगा पी इज फॉर द पीरियड, लाइफ पीरियड। ओके, नाउ क्यू, क्यू पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्यू से जैसा कि देख पा रहे हैं आप, कोल तार लिखा हुआ है ना, क्यू इज फॉर द कोल तार। तो कोल तार के कलर्स जो कि परमिटेड होते हैं कॉस्मेटिक्स के लिए, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोविजंस है। तो क्यू इज फॉर द कोल तार। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो क्वीन है वो कोल तार कलर्स का यूज करती है ना, क्वीन जो होती है अपनी, वो कोल तार कलर्स का यूज करती है। ओके, तो ये क्यून हो गई, वो कोल तार कलर्स का यूज कर रही है। नाउ आर शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डम एंड डायफ्राम। तो यहाँ पर आर, ऋतिक जो होता है, ऋतिक क्या है, मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ है। ठीक है, मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ है समझिए। तो ये ऋतिक हो गया आपका। और ऋतिक हंस रहा है क्योंकि उस मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ है, अब कमाई भी थोड़ा हो रही है अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बिक रहे हैं, वो आप देख लीजिए कि जो ऋतिक है वो क्या बेच रहा है, कॉन्डम और डायफ्राम बेच करके खुश हो रहा है, क्योंकि उससे अर्निंग ज़्यादा हो रही है ना। तो कॉन्डम और डायफ्राम हो गया। नाउ आर वन, आर वन इज फॉर द स्टैंडर्ड फॉर
मेडिकल डिवाइसेस। तो सबसे पहले उसने क्या बेचा? कॉन्डम बेचा। लेकिन पहली कमाई उसकी किस चीज़ की थी? मेडिकल डिवाइसेस। अब मेडिकल डिवाइसेस होते क्या हैं? तो मेडिकल डिवाइसेस जैसे आपका हो गया ग्लूकोमीटर हो गया, है ना, और बीपी को मेजर करने वाली मशीन्स हैं, मतलब जितनी भी डिवाइसेस होते हैं जो कि मेडिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं वो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं। तो आप इसको मेडिकल डिवाइसेस को आप एज्यूम कर सकते हो कि ग्लूकोमीटर है ना। तो कॉन्डम भी बेच रहा है, ग्लूकोमीटर भी बेच रहा है, सारी चीज़ें बेच रहा है। तो आर फॉर द मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड R1 इज फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, तो हमारा अब शेड्यूल एस आ चुका है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। तो इसका तो सबसे अच्छा तरीका ये है भैया, अभी एक सॉन्ग आया हुआ है, सुंदरी सॉन्ग। तो आप उससे याद कर सकते हो कि सुंदर दिखने के लिए अपन को कॉस्मेटिक्स लगाना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, नेचुरल ब्यूटी भी मिल सकती है, लेकिन सुंदर रहने के लिए लोग बाग कॉस्मेटिक्स ट्राई करते हैं। तो आप यहाँ पे एस फॉर कॉस्मेटिक्स ले सकते हो। टी, रिक्वायरमेंट्स जीएमपी ऑफ फैक्ट्री प्रोसेस फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी। ओके। सो ये यहाँ पर बेसिकली जब अपन का वो होता है, क्या होता है लाइक, जब कोई पेपर कंफ्यूज करने वाला होता है तो वहाँ पर शेड्यूल्स में दो चीज़ें पूछता है, जीएमपी फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी पूछता है या तो फिर एलोपैथी पूछता है। लेकिन वहाँ पे शेड्यूल एम और शेड्यूल टी दोनों दे देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। क्योंकि एम है तो डायरेक्टली बच्चे क्या मारते हैं? जीएमपी पे मार देते हैं, टिक। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको वहाँ पर क्या देखना है कि एलोपैथी है, नॉर्मल फार्मास्यूटिकल है कि नहीं है। और अगर आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी आपको दिख जाता है तो आप सीधा टी पर टिक मार देना। ठीक है। तो आप इसको कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, जीएमपी इसमें भी है तो आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी का। नाउ यू की बात कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है। तो जो यू शेड्यूल होता है वो रिकॉर्ड से रिलेटेड ही होता है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यू का शेप क्या है, ये है। यहाँ पे आप क्या रख सकते हो? अपनी फाइल्स रख सकते हो। ठीक है। ये डेस्क टाइप का है, यहाँ पे आप फाइल रख सकते हो। तो यू इज फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग। लेकिन U1 किस लिए होता है? कॉस्मेटिक्स के लिए होता है। ठीक है। आप ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, यू इज फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग। यू आप फाइल आप रख सकते हो। ठीक है। फाइल बहुत सारी रख सकते हो। और U1 इज फॉर द कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स की फाइल रख सकते हो, रिकॉर्ड्स रख सकते हो। तो भी इस बहुत ही, भी की बात करते हैं तो भी एक पेटेंट के लिए स्टैंडर्ड्स है ना। बेसिकली ये विटामिन के लिए यूज होता है ना। विटामिन का मतलब कि हमें कितना ज़्यादा कितना कम, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ विटामिन परमिटेड फॉर ओरल यूज, यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो भी इज फॉर द विटामिन। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि भी जो होता है पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए यूज होता है। पेटेंट के लिए यूज होता है और विटामिन के लिए यूज होता है, बस इतना आप जानिए। जहाँ आपको पेटेंट दिखे वी मार देना और विटामिन दिखे तो भी लगा देना। ओके। नाउ डब्ल्यू की बात कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओमिटेड इन फरवरी 2000। तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम। तो शेड्यूल वाई जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? जेनेरिक ड्रग्स के लिए होता है। तो जेनेरिक ड्रग्स के लिए होता है। और लेकिन हाँ, ये जो होता है, ये जो शेड्यूल वाई है वो फरवरी 2000 में इसको हटा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से। तो ये शेड्यूल आपको नहीं पढ़ना है बिकॉज पेपर में आएगा नहीं वैसे। लेकिन जानकारी के लिए आप याद कर सकते हो कि डब्ल्यू शेड्यूल जो होता है जेनेरिक नेम्स में जो मार्केटेड ड्रग है उनकी लिस्ट है। ओके। सो एक्स क्या होता है? एक्स तो खतरनाक चीज होती है, जैसा कि आप जानते हैं एक्स बहुत खतरनाक चीज होती है। तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग के लिए यूज होता है। बेसिकली आप देखते होंगे कि वहाँ पर लाइक अगर कोई भी साइकोट्रोपिक ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग है, तो उसकी जो स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप पर या तो फिर एक्स का साइन लिखा होता है या तो फिर एनआर का। एनआर इज रिप्रेजेंट्स द, एनआर रिप्रेजेंट करता है नार्कोटिक ड्रग को। और शेड और एक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इसको, साइकोट्रोपिक ड्रग को। तो यहाँ पर आपका जो शेड्यूल एक्स है आप उससे याद कर सकते हो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स सब्सटेंस के लिए। ओके। नाउ शेड्यूल वाई की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। देखिए क्लिनिकल ट्रायल आप ऐसे याद कर सकते हो, ये क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है। बेसिकली आप याद कैसे कर सकते हो कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है वो किस पर किया जाता है? इंसानों पर ही किया जाता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है एनिमल्स पर, क्लिनिकल होता है ह्यूमंस पर। लेकिन यहाँ पर गाइडलाइंस रिक्वायरमेंट्स हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो वहाँ पर इसी चीज़ के लिए ना कि कब करना है आपको, कब नहीं करना है क्लिनिकल ट्रायल, है ना। तो वाई से आप क्या पूछ सकते हो कि अगर कोई भी क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है तो आप पूछ सकते हो वाई यू डूइंग क्लिनिकल ट्रायल, है ना। तो वाई, तो आप क्लिनिकल ट्रायल अगर कहीं चल रहा है आप पूछ रहे हो वाई क्लिनिकल ट्रायल, वाई द नीड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, तो आप इससे याद कर सकते हो, है ना। तो अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो कि जब ये शेड्यूल बना, है ना, जब रूल्स एंड एक्ट्स आए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के, तो वहाँ पर फिर बाद में अमेंडमेंट्स हुए उसके। लाइक 1982 पर क्या हुआ था, 1982 पर लाई, LIE, आप ऐसे याद कर सकते हो, लाई, लाई को यहाँ पे डिलीट किया गया था। एंड शेड्यूल G and H वर रिवाइज्ड एंड एक्सपेंड। तो जो GH होता है उसको रिवाइज किया गया और लाई को हटा दिया गया। तो लाई से तो आप जानते हो झूठा था, इसीलिए हटा दिया गया 1982 में, इससे याद कर सकते हो। और इसको GH को, इसको रिवाइज किया गया एंड शेड्यूल एक्स को यहाँ पे ऐड किया गया। नाउ 1988 की बात करें तो शेड्यूल माई वर इंट्रोड्यूस्ड। तो 88 में क्या होता है, माई से आप याद कर सकते हो, दैट इज शेड्यूल M and Y वर इंट्रोड्यूस्ड। एंड 2011 शेड्यूल HX, शेड्यूल HX जो होता है एस से रिलेटेड होता है, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स के लिए होता है HX, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज ना हो इस कारण से शेड्यूल HX को ऐड किया गया था 2011 में, सॉरी। ओके, सो नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेसिकली ये पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं, शेड्यूल भी हो चुके हैं एक्ट्स के और रूल्स के। तो अब हम अपना जो वीडियो है उसको धीरे से ख़त्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑल वीडियोस, आई होप सो कि आपको सब चीज़, सारी चीज़ समझ में आई होंगी, ट्रिक्स भी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा दोस्तों पर भी शेयर करिए, बिकॉज हमारी फैमिली जो है बहुत अभी छोटी है, इसको थोड़ा सा बड़ी करना है। सो लाइक एक्सपेंड करना है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू।